Hello everyone. In this video, we are continuing our history chapter Print Culture and the Modern World. This is part 7 Religious Reforms and Public Debates. 6 parts of the same chapter are already completed and they are already released. So, for better understanding of the chapter, check the previous 6 parts. And for today's video, the bullet points are religious reforms and public debates. Reforms got boost due to print. Intense controversy between social and religious reforms, Hindu reforms publishing, Muslim reaction over print popularity, Hindus religious text printing. So students, before starting the explanation, I'm always reminding you to have your NCERT, pen, pencil और highlighter to highlight your own points for the answers. आज का जो टॉपिक है हमारा वो डेफिनेटली इस बारे में है कि क्या प्रिंट जो कि नया नया भारत में आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, पॉपुलर हो रहा है, उसका हमारे रिलीजन या रिलीजियस बिलीव्स पर कोई इम्पैक्ट हुआ? क्या उस प्रिंट की वजह से कोई रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए या उसकी वजह से पब्लिक डिबेट्स शुरू हुई? हम लोगों ने जब प्रीवियस पार्ट्स पढ़े हैं चैप्टर के तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरोप में भी ऐसा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मार्टिन लूथर के बारे में, है ना, कि उसने बाइबल को ट्रांसलेट किया, कई सारी बुक्स प्रिंट हुई, तो उसकी वजह से एक प्रोटेस्टेंट ग्रुप अलग से बन के तैयार हुआ। तो क्या ऐसा इंडिया में भी हुआ था? तो इसी टॉपिक को हम लोग इस पार्ट में कवर करने जा रहे हैं, रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। चलिए पढ़ते हैं। फ्रॉम द अर्ली 19th century, as you know, there were intense debates around religious issues. Different groups confronted the changes happening within the colonial society in different ways and offered a variety of new interpretations of the beliefs of different religions. ये वो टाइम था जब कॉलोनियल इम्पैक्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और उस कॉलोनियल इन्फ्लुएंस के चलते बहुत सारे चेंजेस इंडिया में की सोसाइटी में भी आ रहे थे, बहुत सारे न्यू इंटरप्रिटेशंस हो रहे थे धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर के। तो जिसपे कुछ सहमत होते थे, कुछ असहमत होते थे, बहुत इंटेंस डिबेट्स चलती रहती थी इन द नेम ऑफ रिलीजन। ठीक है, जैसा आपको पता है इंडिया में कोई एक रिलीजन हमेशा से कभी नहीं था, मल्टीपल रिलीजन हमेशा रहे हैं। तो कुछ तो कॉलोनियल जो इम्पैक्ट था उसकी वजह से लोग डरे रहते थे, डिबेट करते थे, तर्क करते थे, और कुछ प्रिंट के आने के बाद से क्रिटिसिज्म बढ़ गया था। Some criticized existing practices and campaigned for reform, while others countered the arguments of reform. कुछ लोग ऐसे थे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, जो कि जो भी प्रैक्टिसेस सोसाइटी में चल रही थी उनके अगेंस्ट कैंपेन करते थे और चाहते थे कि ये जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं इनमें रिफॉर्म हो, इन्हें सुधारा जाए। जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह हुआ करता था, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे अनटचेबिलिटी फॉलो होती थी, तो बहुत से लोग थे जो इस तरह की एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट कैंपेन करते थे एंड दे वांटेड रिफॉर्म। बट देयर वर अदर पीपल दोज हु वर काउंटरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ रिफॉर्म्स। उनको नहीं पसंद था कि ये रिफॉर्म्स किए जाएं, वो नहीं चाहते थे कि कोई चीजें बदली जाएं। तो दीज डिबेट्स वर कैरीड आउट इन पब्लिक एंड इन प्रिंट। ये जो भी बहस थी, जो भी डिबेट था, ये पब्लिक तक लेके आई गई और उनको प्रिंट भी किया गया कि किसके क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, इनको प्रिंट किया जाने लगा। Printed tracts and newspapers not only spread the new ideas but they shaped the nature of the debate. जैसे कि हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा कि क्रेडिट दिया गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है प्रिंट को, क्योंकि जो फिलोसोफर्स थे उनके आइडियाज स्प्रेड हो पाए। वही चीज यहाँ पे भी लगभग बताई जा रही है, क्योंकि ये डिबेट्स प्रिंट होने लग गई थी न्यूज़पेपर्स में और दूसरी चीजों में, तो ये जो न्यू आइडियाज थे चीजों में रिफॉर्म लाने के, सोशल प्रैक्टिसेस में रिफॉर्म लाने के, ये आइडियाज जो थे स्प्रेड होने लग गए। और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, बट दे शेप्ड द नेचर ऑफ द डिबेट। यहाँ से जन्म होता है कि डिबेट क्या चीज है, हम उस पर कैसे उसको हैंडल करें, कैसे किसी टॉपिक पर डिबेट की जाती है। ठीक है, a wider public could now participate
in these public discussions and express their views. प्रिंट वो मीडियम बन गया जिससे कि बहुत सारी पब्लिक इन सारी टॉपिक्स पर, इन डिस्कशंस पर, इन डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने लगी और अपने अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने लगी। ठीक है, कि वो इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि इस समय प्रिंट की जो भूमिका थी, प्रिंट ने जो रोल प्ले किया, वो लगभग उसी के जैसा था जैसे आज सोशल मीडिया है ना। आज सोशल मीडिया में हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये उससे भी आसान तरीका अब हमारे हाथ में है। मगर उस टाइम में जो बड़ा आसान तरीका था अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का, वो था प्रिंट। न्यूज़पेपर में प्रिंट करना, मैगजीन्स में प्रिंट करना। ठीक है, तो न्यू आइडियाज एमर्ज थ्रू दीज क्लैशेस ऑफ ओपिनियंस। जब कई सारे विचारों के क्लैशेस होते हैं तो उनसे नए विचारों का जन्म भी होता है। ठीक है, तो कोई फेवर में है, कोई अगेंस्ट में है, तो कोई उसका बीच का रास्ता ढूंढता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि सोसाइटी का एक इंटेलेक्चुअल लेवल जो था वो इम्प्रूव होता है जब हम अच्छी टॉपिक्स पर अच्छी डिबेट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। दिस वॉज द टाइम ऑफ इंटेंस controversies between social and religious reforms and the Hindu orthodoxy over matters like widow immolation, monotheism, Brahmanical practicehood and idolatry। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है। ये वो टाइम था, इस प्रिंटिंग की वजह से धर्म की चीजों में भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया प्रिंट ने, क्योंकि डिबेट हो रहा है क्या सही है क्या गलत है, इस पे लोग अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये जो टाइम था ना, ये बहुत इंटेंस कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुका था। किस चीज में? सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स। ठीक, सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए रिफॉर्मर्स जो थे वो चेंजेस चाहते थे। धर्म की जो ठेकेदार थे वो कहते थे कि अरे ये तो धर्म में है, ये तो रीति है, ये तो रिवाज है, इसको कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी थी। बहुत सारे मैटर्स थे हिंदू ऑर्थोडॉक्सी में। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का मतलब क्या है? हिंदुओं में कुछ रूढ़िवादी चीजें जो बड़े समय से चली आ रही थी, जिनको वो लोग बहुत रिजिडली फॉलो करते थे। जैसे विडो, जो लेडीज होती थी उनका, उनके साथ बड़ा ही बुरा बिहेव किया जाता था। कोई विडो है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं, मगर हमारी इंडियन सोसाइटी उस टाइम की जो हिंदूज की थी खास करके, वो बड़ा इमोलेशन प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, कई सारी शादियां करना, एक मतलब आदमी को अलाउड था कि कई सारी शादियां कर सकता है। और उस टाइम में ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, यानी पंडिताई जिसे कहते हैं ना, ब्राह्मण जो पंडितों का काम करते थे, पूजा पाठ कराते थे, मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री का मतलब है यहाँ मूर्ति पूजा। ठीक है, मूर्ति पूजा इस हद तक बढ़ा हुआ था कि वो पाखंड हो चुका था लगभग। और जो ब्राह्मणिकल प्रीस्ट हुआ करते थे वो इतना ज्यादा कर्म कांडों पे फोकस कराने लगे थे लोगों को कि लोग बड़े परेशान हो जाते थे। तो जो रिफॉर्मर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, वो रिलीजन और सोसाइटी दोनों में ही रिफॉर्म्स चाहते थे। ठीक है, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट जाने लगे एक्चुअली। इन बंगाल, एज द डिबेट डेवलप्ड, बंगाल में क्या हुआ, जैसे जैसे डिबेट, ये तर्क बढ़ने लग गए, जो न्यूज़पेपर्स में प्रिंट होता था, प्रोलिफरेटेड सर्कुलेटिंग अ वैरायटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी चीजें प्रिंट होती थी, न्यूज़पेपर है, ट्रैक्स है, उसमें ये जो आर्ग्यूमेंट्स थे सर्कुलेट होने लग गए, बढ़ने लग गए, लोगों तक जाने लग गए। टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, द आइडियाज वर प्रिंटेड इन द एवरीडे स्पोकन लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। हर कोई मतलब अपने न्यूज़पेपर की बातों को, अपने न्यूज़पेपर को वाइड ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए क्या तरीका अपनाया कि उन्होंने ऑर्डिनरी लोगों की भाषा में अपनी न्यूज़पेपर्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया। यानी कि कोई ऐसी नहीं भाषा रखी कि एक भाषा में प्रिंट हो रहा है। यदि एक भाषा में प्रिंट होगा तो हो सकता है कुछ लोगों को वो भाषा ना आती हो, तो क्या हुआ, उन्हीं सब चीजों को उस भाषा में प्रिंट किया जाने लगा जो ऑर्डिनरी लोगों की भाषा होती थी। राम मोहन रॉय पब्लिश्ड द संवाद कौमुदी। बेटा ये सब वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन है, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आप इन्हें हाईलाइट कीजिएगा बुक में। राजा राम मोहन रॉय ने उस टाइम में एक अपना पब्लिशिंग किया जिसका नाम था संवाद कौमुदी, फ्रॉम 1821, एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशनड द समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज ओपिनियन।
एक मैगजीन प्रिंट करी राजा राम मोहन रॉय ने, जिसका नाम था संवाद कौमुदी, 1821 में। ठीक है। और इनकी इस मैगजीन को काउंटर करने के लिए जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स कमीशन था, उन्होंने समाचार चंद्रिका नाम की एक मैगजीन को राजा राम मोहन रॉय को काउंटर करने के लिए, उनके ओपिनियंस को अपोज करने के लिए प्रिंट कर दी। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन ने कौन सी मैगजीन प्रिंट करी टू अपोज राजा राम मोहन रॉय ओपिनियन, तो उसका नाम क्या है? समाचार चंद्रिका। ठीक है। वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है। फ्रॉम 1822 टू पर्शियन न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड। 1822 में पर्शियन न्यूज़पेपर भी प्रिंट हुए, जामे जहां नामा एंड शमसुल अकबर। ये दो न्यूज़पेपर थे जो पर्शियन भाषा में प्रिंट होते थे, पर्शियन न्यूज़पेपर थे। इन द सेम ईयर अ गुजराती न्यूज़पेपर द बॉम्बे समाचार मेड इट्स अपीयरेंस। इसी साल में एक गुजराती न्यूज़पेपर आया जिसका नाम था बॉम्बे समाचार। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पेपर ये गुजराती था पर नाम इसका क्या था? बॉम्बे समाचार। ठीक है। अगर ईयर पूछा जाए कि इन विच ईयर बॉम्बे समाचार केम इनटू अपीयरेंस, तो आप लिखोगे 1822। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इन नॉर्थ इंडिया द उलामा were deeply anxious about the collapse of Muslim dynasties। अब उलामा क्या होता है पहले देख लेते हैं। इस पैराग्राफ में दो हाईलाइटेड बोल्ड नेम्स लिखे, उलामा और फतवा। तो देखो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, उलामा कौन होते हैं? लीगल स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम एंड द शरिया, अ बॉडी ऑफ इस्लामिक लॉ। यानी कि इस्लाम एक धर्म के हिसाब से जो उनके कानून होते हैं उसमें एक स्कॉलर होते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे, यानी कि इस्लामिक लॉज के जानकार जो होते हैं उनको बोला जाता है उलामा। ठीक है। नॉर्थ इंडिया में, चलिए पैराग्राफ में आते हैं। नॉर्थ इंडिया में उलामा जो थे वो बड़े ज्यादा परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से मुस्लिम डायनेस्टीज जो थी वो कोलैप्स हो चुकी थी। अब इनका डर क्या था? दे फियर दैट कॉलोनियल रूलर्स वुड एनकरेज कन्वर्जन, चेंज द मुस्लिम पर्सनल लॉज। इनका डर था कि ये जो कॉलोनियल रूलर्स आए हैं सब सारे के सारे तो क्रिश्चियन हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये कन्वर्जन को एनकरेज कर, यानी धर्म परिवर्तन करवाने लग जाएं और मुस्लिम पर्सनल लॉ में चेंजेस ले आए। ये डर था इनका। टू काउंटर दिस they used cheap lithographic presses, printed Persian and Urdu translations of holy scriptures, and printed religious newspapers and tracts। अपने लोगों को किसी भी तरह के कन्वर्जन से बचाने के लिए इन उलामाज ने क्या शुरू किया? सस्ते में, यानी कि कम पैसे में जो प्रेसेस एस्टैब्लिश हो सकती थी उन्हें एस्टैब्लिश किया। पर्शियन और उर्दू भाषा में अपने होली स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट करके प्रिंट करना शुरू किया। क्यों प्रिंट किया होगा? ताकि जो मुस्लिम लोग हैं वो इन ट्रांसलेशंस को पढ़ें और अपनी किताबों और अपने धर्म में उनका विश्वास बिल्कुल अटूट रहे और वो किसी भी तरह के मिसगाइडेंस में ना आए और अपने आप का कन्वर्जन ना करें। ठीक है। तो इस तरह से जो इस्लामिक ग्रुप था इंडिया में, मुस्लिम ग्रुप था, उन्होंने अपने होली स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट करके उर्दू में, पर्शियन में प्रिंट करना शुरू किया था अपने न्यूज़पेपर्स और ट्रैक्ट्स निकालकर। ठीक है। द देवबंद सेमिनार founded in 1867 published upon thousands of fatwas telling Muslim readers how to conduct themselves in their everyday lives and explaining the meaning of Islamic doctrines। 1867 में एक सेमिनार हुआ जिसका नाम, जो देवबंद में हुआ था उसका नाम भी देवबंद सेमिनरी था। ठीक है। तो देवबंद सेमिनरी में उन्होंने हजारों फतवे जारी किए। ठीक है, हजारों हजारों फतवे जारी किए ताकि जो मुस्लिम रीडर्स हैं वो ये जान सकें कि उनको हर दिन में एक मुस्लिम होने के नाते कैसे अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए। ठीक है, एक सच्चे मुस्लिम अगर है तो आपके कोड ऑफ कंडक्ट कैसे होने चाहिए, इसके लिए उन्होंने फतवे जारी किए। ठीक, अब फतवा क्या होता है? अ लीगल प्रोनाउंसमेंट ऑन इस्लामिक लॉ यूजुअली गिवन बाय मुफ्ती।
मुफ्ती कौन है? लीगल स्कॉलर टू क्लैरिफाई इश्यूज ऑन विच द लॉ इज अनसर्टेन। फतवा एक तरह का नोटिस होता है जो इस्लामिक लॉ जारी करता है कि आपको मुस्लिम होने के नाते ऐसा करना है, करना ही करना है, और ऐसा नहीं करना। ठीक है, सिंपल भाषा में मैंने आपको ये समझाया। तो 1867 में हजारों फतवे जारी हुए आम मुस्लिम रीडर्स को समझाने के लिए कि आपका एवरीडे लाइफ में आपका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। और उन फतवों में इस्लामिक सिद्धांतों को, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को आसान भाषा में एक्सप्लेन करके उनको समझाया गया। ठीक है। All through the 19th century, a number of Muslim sects and seminaries appeared. ठीक है, अभी 19th सेंचुरी में मुस्लिम्स के बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, सेमिनरीज बन गए, ईच विद अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ। सबका धर्म को लेकर के, व्यवहार को लेकर के अपना अपना इंटरप्रिटेशन था। ईच कीन ऑन एनलार्जिंग इट्स फॉलोइंग एंड काउंटरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ओपोनेंट। सबका अपना ही पैटर्न था। सब अपने को ज्यादा सुपीरियर बताते थे और दूसरे को काउंटर करते थे कि हम जो बता रहे हैं वो ज्यादा सही है, वो जो बता रहे हैं वो उतना ठीक नहीं है। ये थोड़ी सी गड़बड़ होने लगी। उर्दू प्रिंट हेल्प देम कंडक्ट दीज बैटल्स इन पब्लिक। अब जो ये भी बैटल जैसा हो गया, मैं डिबेट मान लो, एक कह रहा हम ज्यादा सही है, एक कह रहा हम ज्यादा सही है। तो इस पर भी उर्दू प्रिंट जो थी वो एक तरह की पब्लिक बैटल को कंडक्ट करने लग गई। ठीक है, सब अपनी अपनी बात को प्रिंट करने लग गए उर्दू में। ठीक है, कि हम ज्यादा सही हैं और वो कह रहे हैं हम ज्यादा सही हैं। ठीक है। तो बच्चों, ये जो पूरा पैराग्राफ था ये मुस्लिम्स की जो लाइफ है, रिलीजन है, उसमें प्रिंट ने क्या रोल प्ले किया, ये इसके बारे में था। होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया हो। अब देखते हैं हिंदूज की लाइफ में ये प्रिंट ने क्या चेंजेस लाए, क्या खलबली मचाई। अमंग हिंदूज टू, print encouraged the reading of religious text, especially in the vernacular languages. आम भाषा, जो लोगों की आम भाषा थी, उस भाषा में रिलीजियस टेक्स्ट जब से प्रिंट होकर के आने लगा, तब से हिंदूज की लाइफ में भी रीडिंग इनकरेज हो गई। क्योंकि पहले जब मैन्यूस्क्रिप्ट है तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि घर घर में बुक्स और ये सब चीजें होती नहीं थी। तो जब से प्रिंट आया वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, पहले क्या था, हमारी जितने भी एंशियंट बुक्स थी वो सारी ज्यादातर संस्कृत में होती थी, या ऐसी भाषा में जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में थी ही नहीं। तो जब से प्रिंट आया, ट्रांसलेट हुई वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, तब से लोगों में रिलीजियस टेक्स्ट को रीडिंग एनकरेज हो गई। द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ द रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास, अ 16th century टेक्स्ट, केम आउट फ्रॉम कैलकाटा इन 1810। ठीक है। सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा जिसको महत्व दिया जाता है हिंदूज में, वो है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा 16th सेंचुरी में। ठीक। वो 1810 में जब कलकत्ता में प्रिंट होकर के सर्कुलेट होना शुरू हुआ तो वो बहुत पॉपुलर हुआ। बाय द मिड 19th century, चीप लिथोग्राफिक एडिशंस फ्लडेड नॉर्थ इंडियन मार्केट। ठीक। अब वो बुक एक तो इतनी ज्यादा सेक्रेड मानी जाती थी, लोग पढ़ने के लिए ईगर रहते थे, उनको ऐसा फील होता है कि बुक को पढ़ने से गॉड से कनेक्ट होते हैं। तो मिड 19th सेंचुरी आते आते उस बुक को चीप तरीके से प्रिंट किया गया, यानी सस्ते से सस्ती किताब। अब मार्केट में इतने ज्यादा एडिशंस आ गए इंडियन, नॉर्थ इंडियन मार्केट में, कि सबके पास अवेलेबल होना शुरू हो गई। फ्रॉम द 1880s, द नवल किशोर प्रेस एट लखनऊ and the Sri Venkateshwar Press in Bombay published numerous religious texts in vernaculars. अब 1880s आते आते लखनऊ की एक फेमस प्रेस नवल किशोर प्रेस और बॉम्बे की एक फेमस प्रेस श्री वेंकटेश्वर प्रेस, इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट को वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके प्रिंट करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि 1880s में वो कौन सी दो फेमस प्रेसेस थी जिन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट को वर्नाकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके प्रिंट किया? ठीक है, तो आपका आंसर है नवल किशोर प्रेस एट लखनऊ, श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे। ठीक। आगे देखते हैं। इन देयर प्रिंटेड एंड पोर्टेबल फॉर्म, these could be read easily by the faithful
at any place and time। ये जो किताबें प्रिंट हुई थी अब, ये पोर्टेबल थी भाई, हैंडी थी, वो थोड़ी मजबूत भी थी, मैन्युस्क्रिप्ट से हाथ में आ जाती थी, बैग में आ जाती थी, आसानी से पढ़ सकते थे क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेज में थी, कहीं भी किसी भी टाइम बैठ के आप पढ़ सकते थे, ये इनकी फीचर थी। दे कुड ऑल्सो बी रेड आउट टू लार्ज ग्रुप्स ऑफ इलिटरेट मेन एंड वुमेन। अब इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का एक और फायदा था कि जो लोग इलिटरेट हैं, महिला और पुरुष, उनके लिए कोई और इसको पढ़ करके सुना सकता था। ठीक है, जिसको जो भाषा आती है उसने वो बुक ले ली, सपोज करो उस किसी को हिंदी ही पढ़नी नहीं आती है, सुन समझ सकता है, जिसको हिंदी आती है उसने हिंदी में बुक उठाई, लोगों को पढ़ के सुना दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिलीजियस टेक्स्ट therefore reached a very wide circle of people, encouraging discussions, debates and controversies within and among different religions। अब देखो, हर तरह का जो रिलीजियस टेक्स्ट है प्रिंट हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, लोगों की रीचेबिलिटी बढ़ रही है, तो क्या होगा, इतनी ज्यादा लोगों तक ये रिलीजियस टेक्स्ट पहुंचने लग गए, जिससे कि क्या सोसाइटी में क्रिएट हुआ, डिस्कशंस एनकरेज हुए, बहुत डिस्कस होता था, सब अपनी अपनी सुपीरियरिटी बताना, हर बात के अपने अर्थ निकालते थे, उन पर डिबेट होते थे, बड़ी कंट्रोवर्सीज भी बढ़ गई थी। अलग अलग रिलीजन्स को लेकर कंट्रोवर्सी तो डेफिनेटली बढ़नी ही थी, फिर वो समझा रहे हैं कि हम सुपीरियर हैं, वो समझ रहे हैं कि हम सुपीरियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Print did not only stimulate the publication of conflicting opinions among communities, but it also connected communities and people in different parts of India। ये बड़ी पॉजिटिव लाइन है क्या, एक तरफ तो प्रिंट ने और ये पब्लिकेशन ने कॉन्फ्लिक्ट खड़े किए, कंट्रोवर्सीज खड़ी करी कम्युनिटीज के बीच में, मगर ऐसा नहीं था कि सिर्फ कंट्रोवर्सी खड़ी करी, पूरे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कम्युनिटीज और लोगों को कनेक्ट करने का काम भी किया प्रिंट ने। कैसे, सपोज करो कोई बुक तमिल में लिखी थी, उसको हिंदी में प्रिंट करा गया, जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं, जो ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, उन्होंने वो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा। सपोज करो रामायण संस्कृत में थी, हिंदी में कन्वर्ट करी गई, अवधी में कन्वर्ट करी, तमिल में हुई, कन्नड़ा में हुई, यानी कि रामायण जो थी रामचरितमानस बन के ट्रांसलेट हो होकर सबके तक रीच कर गई। तो ऐसा नहीं था कि प्रिंट ने केवल कॉन्फ्लिक्ट खड़े किए थे, प्रिंट ने अलग कम्युनिटीज, अलग लोगों को इंडिया के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट भी किया था। ठीक है, न्यूज़पेपर्स कन्वेड न्यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्रिएटिंग पैन इंडियन आइडेंटिटी। यहाँ पे एक नया वर्ड आपको पढ़ने मिल रहा है, पैन इंडियन आइडेंटिटी, यानी सारे इंडिया के लोग आपस में कनेक्टेड हैं और उनकी आइडेंटिटीज लगभग सेम ही हैं। तो न्यूज़पेपर्स जो कि तेजी से न्यूज को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करते थे, कन्वे करते थे, उन्होंने इंडियंस में एक पैन इंडियन आइडेंटिटी को जनरेट किया या क्रिएट किया। ठीक, होप आपको ये कंटेंट समझ में आ गया हो, सेवेंथ पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो एट्थ पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक ये इसको रिवाइज करिएगा। जिसको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके साथ लिंक शेयर करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। अच्छे से पढ़िए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।